फोर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कितने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? फोर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो कि आपको डीएनए में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन निकल के आता है, टर्म निकल के आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है ना? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका फॉस्फेट वाला ग्रुप को हटा दो, फॉस्फेट वाले ग्रुप को हटा दोगे तो क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोसाइड इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर आर कॉमनली कॉल्ड एज और कंबाइंडली कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है ना? फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस। उसमें से अगर आप फॉस्फेट को हटा दिए, अब जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। ये दो चीजें हमने, दो टर्म्स हमने यहाँ पे क्लियर किए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमने बताया कि डीएनए में आपको ऐसे ए टी सी जी और ए जी सी टी और जो आपका मतलब क्या मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा खाली बाहर जाता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको आरएनए में कौन सी टाइप की न्यूक्लियोटाइड में जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे, क्योंकि फॉस्फेट तो रहेगा। पेंटोस शुगर में यहाँ पे आरएनए में रहेगा आपका राइबोस शुगर। उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस है दैट कैन बी ए, दैट कैन बी सी, दैट कैन बी यू, दैट कैन बी जी। ए यू सी जी या ए सी यू जी है रहेगा, मतलब इसमें आरएनए में थायामाइन नहीं होता है। एंड डीएनए में, डीएनए की बात करें, इसमें यूरासिल नहीं होता है। मतलब आरएनए में ए यू सी जी यूरासिल होती है, डीएनए में क्या होती है? यूरासिल की जगह थायामाइन होता है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं डीएनए में थायामाइन होती है, उसके जगह आरएनए में क्या होती है? यूरासिल होता है। वही बनेंगे फोर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड, बट यहाँ पे रहेगा ए यू सी एंड जी यूटिलाइज होगी, डीएनए में आपका ए टी सी जी यूटिलाइज होगी। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, तीन नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि कॉमन है डीएनए एंड आरएनए में, एक आपका डिफरेंट है जो कि थायामाइन एंड यूरासिल है, और ये थायामाइन मिलेगा आपको डीएनए में, यूरासिल सिर्फ आपको मिलेगा आरएनए में। क्लियर है यहाँ पे? तो अब आगे चलते हैं हम कि डीएनए का स्ट्रक्चर को और थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो डबल हेलिकल मॉडल किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिली। ये बहुत बड़ी खोज थी डीएनए के ऊपर, क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं था कि डीएनए एक्चुअली दिखता कैसा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं था, तो वो चीजें यहाँ पे निकल के आई, तो इसलिए इनको मिला, नोबेल प्राइज मिली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में ना, हमारा एक टिपिकल डीएनए के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे सेल में जो डीएनए है तो वो एक्चुअली कैसा होता है, क्या होता है, उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि ह्यूमन के सेल में, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है एक्सेप्ट गैमेट्स। गैमेट्स को छोड़ के ह्यूमन के कोई भी एक सेल उठा लें, वहां पे आपको 46 क्रोमोसोम हर एक सेल में पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, क्या सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होती है? ना, न्यूक्लियस के अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आपको क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लास 9 प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर। हालांकि क्लोरोप्लास्ट तो हमारे पास नहीं है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों प्लांट सेल में होते हैं। एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, बट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अलावा और दो सेल ऑर्गेनल, ओवरऑल बात करें, दो सेल ऑर्गेनल जहां पे आपको डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक सेल के अंदर हमारे पास कितने क्रोमोसोम, मैंने बोला टिपिकल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और मैंने बोला था हर एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए पाया जाता है? एक डीएनए पाया जाता है। तो 46 क्रोमोसोम में कितने डीएनए पाए जाएंगे? 46 डीएनए पाए जाएंगे। अगर एक सेल के अंदर होने वाले सारे डीएनए को अगर हम जोड़ें, इनके लेंथ को जोड़ें और इनको मेजर करें, तो 46 डीएनए का लेंथ अराउंड आएगा 2 मीटर, 6 फीट के आसपास आएगा। एक आदमी का हाइट से ज्यादा होगा, 6.5 फीट के आसपास होगा, 2 मीटर। एंड हमारे पास है नियर अबाउट ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। और ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल में हर एक सेल से 2 मीटर अगर निकलेगा, तो ये हम यहां से, मतलब धरती के ऊपर से, अर्थ सरफेस से हम मून सरफेस में, मतलब चांद को जाके चांद को लपेट के फिर से धरती में आ सकते हैं। इतना लेंथ का डीएनए बनता है जो एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होती है, एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बारे में मैंने आपको एक चीज बताई, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहां पे ना, हम टिपिकली अब बात करने वाले स्पेसिफिकली किसके बारे में ना, डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है?
डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बना होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनी होती है? फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से प्रेजेंट बना होता है। देन आपका आता है कि नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। एंड फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होती है ना? फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड से हटा दो तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मतलब इनमें कौन से टाइप की शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसके फुल फॉर्म में ही उसका शुगर का नाम दिया गया, शुगर के नाम के हिसाब से ही इसका नेमिंग कराया गया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहाँ पे? एक टिपिकल डीएनए के बारे में बात करें तो ये एक मैंने बना दिया, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऐसे लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली बॉन्ड्स, दिस आर द बॉन्ड्स एक्चुअली। ये दो स्ट्रैंड है। ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड यहाँ पे 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ है तो वो स्ट्रैंड यहाँ पे जाके खत्म होगा कौन सा? ना 3 प्राइम में खत्म होगा। ठीक है, तो दूसरे का क्या होगा? अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा ना? आपका 5 प्राइम होगा। तो इसीलिए डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो पैरेलल भी कह सकते हैं, बट इसको एंटी पैरेलल बोली जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे जा रहा हूं तो दूसरे स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं जा पा रहा, दूसरे स्ट्रैंड आ रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे। मतलब एक स्ट्रैंड अगर इसको मैं ये जो ऐसा जो मतलब ऐसे मतलब स्पाइरली अरेंज हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ ना, खींच के स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे क्या हुआ, स्पाइरल गया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको उल्टा घुमा देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी। ठीक है, तो एक अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 प्राइम तो दूसरा होगा 3 प्राइम। ये वाला स्ट्रैंड का ये वाला 5 प्राइम है तो ये वाला 3 प्राइम होगा और दूसरा वाला क्या होगा? 5 प्राइम। मतलब अगर इस स्ट्रैंड में, ये पहला स्ट्रैंड में अगर आप ऐसे जा रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इस स्ट्रैंड में आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, बेसिकली आपकी जो बुक है उसमें लिखा गया है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं पैरेलल होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही रखेंगे, बट एक्चुअली पैरेलल नहीं होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग होती है, डिस्टेंस दोनों के बीच में इक्वल मेंटेन रहता है, देखेंगे आगे डायमेंशन में। ठीक है, डीएनए के डायमेंशन में, बट इन दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपका एंटी पैरेलल होते हैं, बट आपके टेक्स्ट बुक में पैरेलल दिया गया है तो वो चीज हम कंसीडर करेंगे। अब इनके बीच में क्या होती है? कई सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक डीएनए को हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे मैग्नीफाई करने वाले हैं। ये वाले पार्ट को कुछ 2-3 मैंने बात किया तो ये 2-3 पार्ट को हम यहाँ पे मैग्नीफाई करके देखते हैं एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका फॉस्फेट है, ये हो गया आपका पेंटोस शुगर, ये आपका बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, मान लो मैंने लगा दिया यहाँ पे एडेनाइन। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ पूरे इस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये फॉस्फेट है, ये आपका है पेंटोस शुगर, राइट। अब यहाँ पे उसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, मान लो यहाँ पे मैंने लग दिया टी। ठीक है, फिर से एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, यहां पर रख देता हूँ सी। ठीक है, सेम इक्वल एक्चुअली सेम लाइन में होती है, थोड़ा आगे पीछे हो रही है। तो सिमिलरली ये तो मैंने बनाया, ये इस आधे की स्ट्रक्चर बनाई, इतनी बनाया मैंने, बाकी आधे की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, तो इधर रहेगा आपका एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है किससे? पेंटोस शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटोस शुगर जो बनाएंगे उल्टा बनाएंगे, क्योंकि ये अगर मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, तो इसलिए हम बनाएंगे इसको उल्टा ऐसे। ठीक है, एंड यहाँ पे जोड़ देंगे किसको? फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट, फिर यहाँ पे और एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, पीएस मींस पेंटोस शुगर। ठीक है, तो ये एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और बीच में जो आपको ये लाइन एक्चुअली दिखता है, ये एक्चुअली लाइन इनके बीच में होती है। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा? थायामाइन। Adenine always get bonded with thiamine, and that's why the thiamine will always get bonded with adenine.
Similarly, the cytosine always get bonded with guanine और guanine get bonded with cytosine. This is called as complementary base pairing. क्या बोलते हैं इसको? Complementary base pairing रूल क्या बोलता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल क्या बोलता है ना, एडेनाइन जो है ये हमेशा आपका बाइंड करेगा किसके साथ? थायामाइन के साथ। एंड साइटोसाइन जो है वो आपका हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ? गुआनाइन के साथ। बट कंडीशन अप्लाई, एंड एडेनाइन एंड थायामाइन के बीच में जो बॉन्ड रहेंगे, दो बॉन्ड रहेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसाइन एंड गुआनाइन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे? यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे कितने रहेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, ये याद रखना है। एडेनाइन एंड थायामाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, साइटोसाइन एंड गुआनाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसको एक सिंगल मान लो कि मैं अगर मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से दो चीजें सिखा दूंगा आपको यहाँ पे कि आप यहां से अगर मैं एक डीएनए स्ट्रैंड का एक साइड का सीक्वेंस अगर लिखता हूं तो अब दूसरे स्ट्रैंड का क्या सीक्वेंस बनेगा वो आप बोल सकते हो। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, अगर यहाँ पे एडेनाइन मैंने बोला कि एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जिसका सीक्वेंस ए जी जी सी टी ए जी सी सी टी ए, मतलब मैंने रैंडमली ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसके जो आपका जो दूसरा स्ट्रैंड है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी इसको बोली जाती है। ठीक है, इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये। ठीक है, तो एडेनाइन यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगा थायामाइन। बोलो, थायामाइन रहेगा, यहाँ पे रहेगा साइटोसाइन, यहाँ पे रहेगा साइटोसाइन, यहाँ पे रहेगा गुआनाइन, यहाँ पे एडेनाइन, हाँ यहाँ पे थायामाइन, यहाँ पे साइटोसाइन, यहाँ पे गुआनाइन, गुआनाइन एडेनाइन थायामाइन, राइट। तो इनके बीच में जो आपको मतलब अगर यहाँ पे ये समझ आए कि अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस में बताऊं तो आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस आराम से बना सकते हो। कैसे? ना बाय यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल क्या बोलता है ना, एडेनाइन ऑलवेज गेट बॉन्डेड विद थायामाइन एंड साइटोसिन गेट बॉन्डेड विद गुआनाइन। एडेनाइन एंड थायामाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, साइटोसिन एंड गुआनाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। मतलब यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो मैं सिर्फ इसलिए खाली यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे बना दूंगा। तो ये जो सिंगल लाइन दिख रहा है, अगर वो ए एंड टी के बीच में सिंगल लाइन दिख रहा है उसका मतलब एक्चुअली वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सी एंड जी के बीच में सिंगल लाइन दिख रहा है बट उसका मतलब क्या, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहाँ पे मेरे को लगता है आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये तो एक चीज आपने सुना कि मतलब देखा कि जो आपका दो जो मतलब यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब तो ये समझ आ गया। अब बात है कि स्ट्रैंड कैसे बनेगी। स्ट्रैंड कैसे बनती है ना, स्ट्रैंड बनती है ये आपका जो एक पेंटोस शुगर है वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है। पेंटोस शुगर जो है बाइंड करता है किसके साथ? फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ आई बात? जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे अभी बनाई है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पे एक उसको सर्कल करता हूँ। ये जो बॉन्ड है मतलब एक फॉस्फेट 2 पेंटोस शुगर, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 3। देखो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 के साथ 2, ठीक है, 1 के साथ 2 देखो ये आपका फॉस्फेट जोड़ रहा है, ठीक है ना। 2 के साथ 3 को देखो ये फॉस्फेट जोड़ रहा है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को, मतलब न्यूक्लियोटाइड 2 का जो पेंटोस शुगर है और 3 का जो पेंटोस शुगर है उन दोनों को 3 का जो फॉस्फेट है वो जोड़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो आप देख सकते हो, मान लो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 का जो फॉस्फेट है ये आपका क्या कर रहा है ना, 1 एंड 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका 2 एंड 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल जिसको किया है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है ये? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, 2 एस्टर बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है, ये एक एस्टर बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए 2 एस्टर बॉन्ड है, इसलिए मैं लिखूंगा डाई एस्टर। समझ आ रही बात? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है क्या ना, ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इस डीएनए के जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड जो है, ये जो स्ट्रैंड है ये किससे बना हुआ है? कौन सी टाइप के बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है? क्वेश्चन का आंसर ये है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ आई बात? ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है या दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कुल मिला के दो टाइप का बॉन्ड मतलब आपका डीएनए के अंदर देखने को मिलेगा, और एक आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, दूसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे कौन से बॉन्ड है ये आपको अभी क्लैरिटी आ चुकी होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मान रहा हूँ। और हम आगे चलते हैं यहाँ पे